अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर क्लासेस, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए हम पहले मॉडल्स बनाते हैं, उसके बाद जो है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग वगैरह की जाती है और हर सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो आज जो हम सबसे पहला मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो आपके पास सबसे पहला इनिशियल मॉडल है, सबसे पहला बनाया जाने वाला मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल ही था। उसके बाद जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंटल है, प्रोटोटाइपिंग है या बाकी मॉडल्स, स्पाइरल मॉडल्स जो हैं ये बाद में बनाए गए थे। सबसे पहला जो था वो वाटरफॉल मॉडल था। अब वाटरफॉल मॉडल हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या चीज़ मेन आपको हाईलाइट क्या चीज़ कर रही है, वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स कि पानी का बहाव या पानी का गिरना। अब अगर पानी के बहाव को या गिरने को हम लोग देखें तो क्या होता है उसमें कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होता है। अगर पानी ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ बहता है तो इसमें भी क्या है कि जो आपके पास वर्किंग हो रही होगी वो भी स्टेप बाय स्टेप हो रही होगी और कभी भी वो ये नहीं होगा कि नीचे स्टेप पे आने के बाद आप दोबारा से ऊपर जा सके। मतलब इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई इसमें इंटरेक्शन इस तरह से नहीं होगा कि एक स्टेप के बाद हम दूसरे पे जाते हैं और दूसरे से फिर हम पहले पे चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास एक स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट फिर आप दूसरे पे जा सकते हैं, फिर आप तीसरे पे जा सकते हैं। दोबारा इसमें जो है वो आप वापस ओवरलैप नहीं कर सकते स्टेप्स के साथ। तो इसी तरह वाटरफॉल जो मेन इसका आपके पास एक ओवरव्यू है वो यही है कि क्या होगा कि आपकी इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर होगा, स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो रहा होगा। चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में की पॉइंट्स क्या हैं। तो वाटरफॉल मॉडल इज़ द अर्लीस्ट SDLC अप्रोच दैट वाज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले बनाया जाने वाला मॉडल SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला बनाया जाने वाला मॉडल जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था वो वाटरफॉल मॉडल ही था। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एग्जाम्पल भी है हमारे पास लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल की। लीनियर सिक्वेंशियल भी इसी को बोला जाता है वाटरफॉल को। लीनियर सिक्वेंशियल क्या है? लीनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में, सिक्वेंशियल एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ। तो ऐसा लाइफ साइकिल या एक ऐसा मॉडल जो कि एक तरतीब के साथ एक ही स्ट्रेट में, एक ही लाइन में काम कर रहा होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल, या इन अदर वर्ड्स हम उसको वाटरफॉल मॉडल भी बोला जाता है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। बहुत आसान होता है इसको समझना, बहुत ईजी होता है ये। वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी completed बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन एंड देयर इज़ नो ओवरलैपिंग इन द फेज। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि क्या बताया गया है आपके पास कि वाटरफॉल मॉडल में हर फेज़ जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे जाते हैं। ईच फेज़ मस्ट बी कम्प्लीटेड। पहले हमने हर फेज़ को, हर स्टेप को पूरा करना है कम्प्लीटली, उसके बाद हम कैन बिगिन, हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फेज़ को। और देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, उनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग क्या होती है कि अगर हम एक से हम दूसरे स्टेप पे आगे हैं, दूसरे से हम पहले पे जाके कोई चेंज करते हैं, फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं, तो ये ओवरलैपिंग होती है कि उसमें कोई भी डाटा शेयर नहीं हो रहा होता। जो एक दफ़ा बन गया फिर हम नेक्स्ट पे आगे दोबारा हम वापस नहीं जा सकते। Waterfall model illustrates the software development process in a linear sequential flow. This means that any phase in the development process begins only if the previous phase is complete. मतलब नेक्स्ट आपका प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब आपके पास पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका होगा। इन दिस वाटरफॉल मॉडल द फेजेस डू नॉट ओवरलैप। वही बात कि आपके पास जितने भी फेजेस होंगे इसमें वो कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। द मेन की पॉइंट्स आर दीज। इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोला जाता है। बहुत आसान होता है इसको समझना, और कभी भी फेजेस जो हैं वो आपस में रिपीट, मतलब वो ओवरलैप नहीं होते। और जब दूसरे स्टेप पे जाना है तो पहला स्टेप या पहला फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें आपके पास जो फेजेस हैं वो कौन से हैं। वाटरफॉल मॉडल का डिज़ाइन बनाया कैसे जाता है। वाटरफॉल मॉडल अप्रोच द होल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट फेजेस। सेपरेट फेजेस मीन कि आपके पास हर स्टेप जो है वो अलग अलग काम कर रहा होगा, सेपरेट सेपरेट काम कर रहा होगा। वाटरफॉल मॉडल टिपिकली द आउटकम ऑफ वन फेज एक्ट्स एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज सिक्वेंशली। मतलब क्या कि आपके पास अगर एक स्टेप पूरा हुआ है तो उसकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास नेक्स्ट स्टेप की इनपुट बनेगी। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए पहले स्टेप का
पूरा होना, मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर पहला स्टेप आपका कंप्लीट नहीं है, उसके रिज़ल्ट्स आपके पास नहीं आ रहे, उसकी जो है आउटपुट्स आपके पास नहीं आ रही, तो हम अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। तो अगले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए क्या कि आपके पास प्रीवियस स्टेप जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसकी जो आउटपुट्स होंगी वही नेक्स्ट स्टेप की हमारी इनपुट्स बनेंगी, तभी हम उसकी वर्किंग कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास फेजेज़ हैं। फेजेज़ मतलब कि जो उसके स्टेप्स हैं, किस तरह से हम इसको डेवलप कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम है, एंड द लास्ट वन इज़ द मेंटेनेंस है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो डायग्राम है उसमें कैसे काम हो रहा होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल मॉडल सीक्वेंस में काम कर रहा होता है, एक तरतीब के साथ काम कर रहा होता है। तो जिस तरह से इसके फेजेस हैं ये एक ही सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसका पहला फेज़ है, तो ये हमेशा पहला ही लिखा जाएगा या पहला ही आएगा। इसको आप दूसरे पे, तीसरे नंबर पे नहीं ला सकते। सिस्टम डिज़ाइन इसका दूसरा फेज़ है, तो वो हमेशा इसके सेकंड नंबर पे आएगा। इम्प्लीमेंटेशन थर्ड वन, तो वो हमेशा थर्ड पे आएगी। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है कि जब आपके पास यूज़र या कस्टमर जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स या जो डाटा या जो उसकी डिमांड्स होती हैं वो आपको देता है, वो रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। उसके बाद हम सिस्टम के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, हम उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं उनको डिज़ाइन किया गया होता है, उनको इंटीग्रेट करते हैं, फिर टेस्टिंग में जाके उनको चेक किया जाता है। अगर वो आपके पास एक्यूरेट हैं, सारे ठीक से वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉय क्या होता है कि जब आप उसको लॉन्च कर देते हैं, आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं या आप मार्केट में दे देते हैं, जिसने आपने बनवाया होता है आप उनको दे देते हैं, तो वो मतलब क्या है कि आप डिप्लॉय कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। और उसके बाद मेंटेनेंस के अगर डिप्लॉय करने के बाद उसमें कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई अपडेशंस करनी है, तो वो फिर लास्ट वन आप दोबारा से उसको मेंटेन करते हैं। सो हम इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि पहले स्टेप में यानी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस में क्या किया जाता है। ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे कस्टमर की उनको लिखा जाता है। आर कैप्चर्ड इन दिस फेज़, इस फेज़ में इकट्ठी की जाती हैं। एंड डॉक्यूमेंटेड इन अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और हम उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। मतलब पहले फेज़ में जो यूज़र ने या कस्टमर ने हमें जो भी चीज़ें बनवाने के लिए दी हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम एक डॉक्यूमेंट की सूरत में अपने पास महफूज कर लेते हैं, अपने पास लिख लेते हैं। फिर उसी को देखते हुए हम नेक्स्ट काम करते हैं। वो हम क्या बना रहे हैं, हम वो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि मेरा जो सिस्टम है या मेरा सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनैलिटीज़ वो बताएगा, उसकी नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज़ बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में लिख देनी है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन होता है। सिस्टम डिज़ाइन में क्या किया जाता है कि हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं, देखिए रिक्वायरमेंट्स का हमारा फेज़ कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम सिस्टम डिज़ाइन की तरफ आएंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं है तो सिस्टम डिज़ाइन हम नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कि अब इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें हार्डवेयर्स या सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, या आर्किटेक्चर जो हमने बनाना है वो किस तरह का बनाना है, और वो किन चीज़ों को देख के ना है, हमने रिक्वायरमेंट्स को देख के फिर हम डेवलप कर सकते हैं उसका आर्किटेक्चर। उसके बाद आती है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जब हमारे पास डिज़ाइन बन गया तो विद इनपुट्स फ्रॉम द सिस्टम डिज़ाइन द सिस्टम इज़ फर्स्ट डेवलप्ड इन स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड यूनिट्स। कि जब आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दफ़ा सारे का सारा कंप्लीट बना दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं, तो लाजमी नहीं कि हर चीज़ एक साथ बन सके। तो उसको क्या किया जाता है, आसानी के लिए आपके पास उसके छोटे छोटे यूनिट्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वर्किंग करना आसान हो जाती है, उसके रिज़ल्ट्स गेन करना आसान हो जाते हैं, उसकी टेस्टिंग, उसकी चेकिंग, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया जाता है कि जो डिज़ाइन हमने बनाया था उसको देखते हुए हम अपनी कोडिंग कर लेते हैं, डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स की शक्ल में, यूनिट्स की शक्ल में करते हैं, विच आर इंटीग्रेटेड, और जो कि जोड़ दिए जाते हैं इन द नेक्स्ट फेज़। और फिर नेक्स्ट जो फेज़ है हमारे पास उसमें जाके इन सबको कंबाइन कर दिया जाता है। मतलब जो छोटे छोटे आपके पास यूनिट्स हैं उन सबको मिलाकर एक कंप्लीट जो है वो
स्टेप में कंप्लीट कर दिया जाता है। ईच यूनिट इज़ डिवेल्प्ड एंड टेस्टेड फॉर इट्स फंक्शनैलिटीज़ विच इज़ रेफर टू एज यूनिट टेस्टिंग। हर यूनिट को, हर एक जो अलग हमने मॉड्यूल बनाया है उसको अलग अलग टेस्ट किया जाता है और वो टेस्टिंग क्या कहलाती है, यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर रियल वर्ल्ड हम कोई भी एक बुक लिख रहे हैं तो उस बुक में क्या होता है कि सारे चैप्टर्स एक साथ ही लिख दिए जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक चैप्टर आपने लिखा, दूसरा चैप्टर लिखा, तीसरा चैप्टर लिखा, तो वो सारे उसके क्या हैं, वो अलग अलग यूनिट्स हैं। वो अलग पहले पूरे लिखे गए, उसके बाद उनको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर उस पूरे यूनिट्स को मिलाकर एक बुक की शक्ल दे दी जाती है। मतलब सारे यूनिट्स को इंटीग्रेट करके क्या कर दिया गया, एक बुक की फॉर्म में बना दिया गया। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि सारे यूनिट्स को इंटीग्रेट करके हम उसको एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में डेवलप कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, कि वो जो सारे यूनिट्स हमने बनाए थे उनको टेस्ट कर लिया, वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग सही है, 100% एक्यूरेट हैं, तो फिर उन डेवलप यूनिट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। ऑल द यूनिट्स डेवलप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज आर इंटीग्रेटेड, उनको जोड़ दिया गया, मिला दिया गया इनटू अ सिस्टम आफ्टर टेस्टिंग ऑफ ईच यूनिट, सिस्टम में, लेकिन हर यूनिट को अलग अलग टेस्ट करने के बाद। और वो अलग अलग टेस्ट करना क्या कहलाता है हमारे पास, यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन। अब जो हमने यूनिट्स बनाए हैं वो सारे फंक्शनल भी थे, उसमें नॉन फंक्शनैलिटीज़ भी थी। मतलब फंक्शनल में हमने देखा था कि आपके पास जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, नॉन फंक्शनल यूनिट्स भी उसमें बने होंगे। नॉन फंक्शनल में क्या है कि उसकी प्राइवेसी के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी हमारे पास जो है वो यूनिट्स बनाए गए होंगे। तो ये सारे यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। उसके बाद चेक करने के बाद द प्रोडक्ट इज़ डिप्लॉयड इन द कस्टमर एनवायरनमेंट रिलीज्ड इनटू द मार्केट। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट या जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आप कस्टमर को दे देते हैं जिसने आपसे बनवाया है, या अगर आपने किसी मार्केट के लिए बनाया तो आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं। आप मतलब लॉन्च कर रहे हैं जब, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिप्लॉयमेंट का कहलाता है। उसके बाद आता है लास्ट वन, मेंटेनेंस। देयर आर सम इश्यूज़, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, मतलब सॉफ्टवेयर आपने बनाकर दे दिया, क्लाइंट उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यूरिंग यूजिंग अगर कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ ऐसा जो कि उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बना, या उसमें कोई चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, टू फिक्स दोज इश्यूज़ पैचेस आर रिलीज्ड। तो फिर क्या किया जाता है, अब उसके लिए हम सारा सॉफ्टवेयर तो चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो वो काम क्या कहलाता है, वो मेंटेनेंस कहलाता है, कि उस पैच को या उस एक हिस्से को, एक मॉड्यूल को हम दोबारा से मेंटेन करके वापस जो है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। या फिर आल्सो टू इन्हांस द प्रोडक्ट सम बेटर वर्जन्स आर रिलीज्ड। मेंटेनेंस इज डन टू डिलीवर दीज चेंजेस इन द कस्टमर एनवायरनमेंट। मेंटेनेंस हमेशा तब की जाती है जब कस्टमर को दे दिया जाता है सॉफ्टवेयर, या फिर जब हमने कस्टमर जो है वो उसमें चाह रहा है कि इसमें कोई अपडेशन कर दी जाए। हमारे पास अभी जो है वो बहुत सारे, बल्कि मोस्टली आपके पास इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि अपडेट होते रहते हैं। अपडेट कैसे हो रहे हैं कि उनके डेली बेसिस पे या फिर उनके जो है वो वीकली मंथली बेसिस पे कोई ना कोई चेंजेस की जा रही होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। उसमें फंक्शनैलिटीज़ को, उसमें कोई इन्हांसमेंट की जाती है उसको बेटर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो वो सारी अपडेशंस जो हैं वो कब की जा रही होती है, मेंटेनेंस कहलाती है वो करना। और वो कब होती है, जब क्लाइंट उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, मतलब कस्टमर के इन्वायरमेंट में जाने के बाद जो है वो मेंटेनेंस की जाती है। तो ये तो है हमारे पूरे फेजेस के किस तरह से काम हो रहा होता है वाटरफॉल मॉडल में, कैसे हम लोग स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशंस, मतलब ऐसे कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके लिए हम वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाले सॉफ्टवेयर्स जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सही होंगी, आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, सही से लिखी गई होंगी, क्लियर होंगी, फिक्स्ड होंगी। द मेन थिंग इज़ दैट फिक्स्ड होंगी। अगर तो वो चेंज नहीं होने वाली, फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर वाटरफॉल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चेंज हो रही हैं तो हम उसके ऊपर वाटरफॉल मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी इसके स्टार्टिंग में देखा था कि ये हर स्टेप को स्टैटिक रखता है, कि आपका एक स्टेप पूरा हो गया फिर आप दूसरे पे जाएंगे। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो रही हैं तो फिर हम पहला स्टेप जाके चेंज नहीं कर सकते। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि फिक्स्ड होती हैं, कभी चेंज नहीं होंगी, उनके लिए हम वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करते हैं।
प्रोडक्ट डेफिनेशन इज़ स्टेबल। स्टेबल मीन्स कि जो एक जैसी रहती है, वो बदलेगी नहीं, अनस्टेबल नहीं होगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इज़ अंडरस्टूड एंड इज़ नॉट डायनामिक। टेक्नोलॉजी, उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें जो हैं वो आपके पास अच्छे से आपको पता हों, और वो डायनामिक, आज़ादाना, चेंजेबल ना हो वो, ठीक है, वो भी स्टैटिक हों। वो जो चीज़ें चेंजेबल हैं, जो रिक्वायरमेंट्स चेंजेबल हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम वाटरफॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर आर नो एम्बिगस रिक्वायरमेंट्स। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स ना हो जो कि आपको समझ ना आ रही हो, या जिसमें कोई शक व शुबहात हों, या जिसमें आपको लगता है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट। और हमेशा जो वाटरफॉल मॉडल है वो जो शॉर्ट स्मॉलर प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, या एप्लीकेशंस होती हैं, या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास हर मॉडल के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि कुछ फ़ायदेमंद क्यों होता है, या अगर उसके नुकसान हैं तो क्यों नुकसानात आते हैं हमारे पास। तो वाटरफॉल मॉडल के हम देख लेते हैं कुछ इसके मेजर एडवांटेजेस हैं हमारे पास, कि सिंपल एंड इजी, बहुत सादा सा होता है, आसान होता है, समझना आसान होता है, इस्तेमाल करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक स्टेप बन गया, वो एक्यूरेट है, ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। वो बन गया, फिर नेक्स्ट पे चले गए। ऐसा नहीं है कि एक बना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, दूसरे पे गए तो दूसरे से फिर हम पहले पे आ गए, तीसरे पे जाके फिर दूसरे पे आ गए। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ इसमें नहीं होती हैं, आसान करना ईजी होता है। ईजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल, ईच फेज हैज़ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड आर रिव्यू प्रोसेस। मैनेज करना आसान होता है। रिजिडिटी क्या होती है? कि आपके पास जो चीज़ है वो रिजिड है, आपने एक स्टेप बना लिया, वो रिजिड हो गया, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप उसमें दोबारा जाके चेंज नहीं कर सकते। मतलब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, उसके बाद आप डिज़ाइन आपने बना लिया, तो डिज़ाइन बनाने के बाद आप ये नहीं कि रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं होगा। फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। कि आपके पास जो एक फ़ेज़ है या जो एक प्रोसेस है वो एट अ टाइम एक ही कंप्लीट हो सकता है। रिक्वायरमेंट से एक दफ़ा पूरा हो गया, ये नहीं कि हम 2-3 प्रोसेस को, 2-3 फेजेस को एट अ टाइम कर सकें। वन एट अ टाइम, हमेशा एक फ़ेज़ जो है वो एक टाइम में पूरा होगा। डिज़ाइन है तो वो एक टाइम में पूरा हो गया, फिर हम नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए। वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत आसानी से हमें समझ आ रही हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, हर स्टेज उसमें क्लियरली अच्छे तरीके से बताया जाता है। इजी टू अरेंज टास्क, मैनेज करना काम को वो आसान होता है। किस तरह से? कि अगर हमने एक स्टेप पे काम कर रहे हैं तो हमारी सारा फोकस एक स्टेप पे है, हमने उसमें एरर्स को भी फाइंड करना है, उसमें इश्यूज जितने भी आ रहे हैं, अगर वो हमारा 100% ठीक होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और वो उसकी क्या बन रही है? इनपुट बन रही है। तो टास्क को अरेंज करना क्या होता है? ईजी हो जाता है इससे। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो हैं वो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसानात हैं, कि अगर हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हैं या एज़ कम्पेयर्ड बाकी मॉडल्स जो आगे थे हमारे पास, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें बाकी मॉडल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़े, जिसमें हमारे पास, हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, उनमें हमारे पास स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइप है। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे? नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस्ड अनटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। कि आपके पास लाइफ साइकिल क्या होता है? कि एक चीज़ जो कि रिपीट हो रही होती है, मतलब हमने एक काम कर लिया, हम चाहते हैं दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे चले जाएं, तो जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो तो दोबारा से हम वहाँ पर जाकर चेंज कर सकें। तो ऐसी इसमें कोई भी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, हम ऐसी कोई वर्किंग नहीं कर सकते थे इसमें। एक साइकिल क्या होता है? कि एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई हम दोबारा वहाँ पर जा सकें। तो वाटरफॉल क्या है? कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे से हम दोबारा ऊपर नहीं जा सकते, इसका साइकिल क्रिएट नहीं होता। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि आपके पास क्या होता है? जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क किस तरह से? या अनसर्टेनिटी आपके पास क्या है? गैर यकीनियत, कि एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, चाहे आपने उसकी कोडिंग की है, टेस्टिंग की है, यूनिट्स को टेस्ट किया है,
तो उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपका काम वहीं पर रुक गया, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा रिस्क है कि आपके बाकी जो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप वहीं पे रुके हुए हैं। अपने इश्यूज़ को जब तक आप हैंडल नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, नेक्स्ट आप नहीं जा सकते। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें हमारे पास चेंजेस हो रही होती हैं, या रियल वर्ल्ड को देखते हुए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उनके लिए ये यूजेबल नहीं है। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ऐसे मॉडल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलना चाहते हैं, ऑन गोइंग जो कि जिनमें अपडेशन होती रहती है, जो कि स्टैटिक नहीं होते, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब हम इसमें कोई भी जो है वो दोबारा रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। Not suitable for the projects where requirements are at a moderate to high risk of changing, so risk and uncertainty is high with this process model. इसमें क्या होता है आपके पास कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स जिसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं, हम ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेते कि अगर अब उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो अगर हम 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं, 3 स्टेप पूरे कर लिए हैं, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएं, फिर आप क्या करेंगे? वो जो सारा काम आपने किया है वो सारा ख़त्म हो गया, वो सारा आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपके जो हैं वो टूल्स जो हैं वो यूज़ हुए, आपके जो काम करने वाले थे, प्रोग्रामर्स थे, डिज़ाइनर्स थे, एनालिस्ट थे, उन सब का टाइम वेस्ट हुआ, कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगी। तो ये क्या है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कभी भी वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें हमें पता है कि ये कोई चेंजेस आ। लास्ट वन हमारे पास क्या है कि एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट, कि हमने बात की कि ये कभी भी इसमें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने की या एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है, हमारे पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब हो जाता है, या वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से कि उसकी वर्किंग सही से नहीं हो रही होती। तो ये था आपके पास वाटरफॉल मॉडल, जिसमें कम्प्लीटली बताया गया कि होता क्या है वाटरफॉल मॉडल। इसकी एग्जाम्पल जो है वो लाजमी करनी है, मतलब इसकी डायग्राम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और बेसिकली वाटरफॉल मॉडल किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि शॉर्ट होते हैं और जिनमें रिक्वायरमेंट स्टैटिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग नहीं होती तो मतलब हर फेज़ जो है वो स्टैटिक होता है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ और मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।